हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, रीति सिद्ध काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का परिचय देते हुए प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। तो रीति सिद्ध काव्य का अर्थ, तो रीति सिद्ध काव्य उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु लक्षण ग्रंथों की शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य रचना की है। अतः रीति से प्रभावित होकर ये भी ग्रंथ रीति ग्रंथ अथवा लक्षण ग्रंथ नहीं है, इन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। लक्ष्य ग्रंथकार रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं और इस प्रकार के काव्य को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी जाती है। रीति सिद्ध काव्य में मानव मन की उन्मुक्त भावनाओं और जीवन के विविध पक्षों को आधार बनाकर काव्य रचना की जाती है और वे काव्य की रीतियों के अनुरूप होते हैं। अतः ऐसे ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इन कवियों ने एक ओर तो रीतिबद्ध कवियों की उदाहरण पद्धति अपनाई, तो दूसरी ओर रीति मुक्त कवियों की सहृदय भरी भावुकता को ग्रहण किया, अर्थात दोनों के समन्वय से शुद्ध काव्य का सृजन हुआ। रीति में ये निष्पाद तो थे पर रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, क्योंकि रीति इन कवियों का न तो साध्य थी और न साधन। इसके लिए मानव मन भावनाएं चेष्टा ही लक्ष्य थी, साथ ही काव्य तो साधन मात्र था। कवियों के इसी वर्ग को रीति सिद्ध कवि तथा इसके काव्य को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी गई है। अधिकतर मुक्तक प्रधान शैली है, इसे मुक्त तथा सतसई काव्य भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसे ही रीति सिद्ध कवियों को काव्य कवि कहा है। काव्य कवि का प्रयोग उन कवियों के लिए कर रहे जो रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था बनाए रखने पर भी लक्ष्य ग्रंथों के प्रणयन में लीन हुए, वरन स्वतंत्र रूप से लक्ष्य ग्रंथों द्वारा जिन्होंने रस मर्मज्ञ कवि का अभिध्यान किया। डॉक्टर नागेंद्र रीति परंपरा को भली भांति हृदयगत करके भी इन कवियों ने उसका शास्त्रीय विवेचन नहीं किया। इसी कारण इन कवियों को रीति सिद्ध काव्य कवि नाम से भी अभिहित किया जाता है। साधारणतः इन कवियों का काव्य रीति बंधनों से मुक्त, परंतु रीति और रस मर्मज्ञता के कारण रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों से अलग ये कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए तथा इसके निर्माण को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा के अभिहित किया है। वहीं रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य में अंतर, तो रीति सिद्ध कवि वास्तव में कवि थे, आचार्य या गुरु नहीं, ये शुद्ध काव्य का प्रणयन कर रहे थे। इसके विपरीत रीतिबद्ध काव्य में आचार्यत्व प्रतिष्ठा हेतु शास्त्रीय विवेचन की प्रधानता थी, परंतु डॉक्टर नागेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को कहने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते थे। रीतिकार आचार्य कवि उनके मत में वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देना या फिर किसी काव्य शास्त्रीय विषय का साफ उदाहरण प्रतिपादन करना है। उनकी दृष्टि से रीतिबद्ध वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, वरन उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। किंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उन्हें रीति सिद्ध कवि मानते हैं। वहीं आचार्य विश्वनाथ मिश्र का मत है कि अधिक समीचीन है कि रीतिबद्ध काव्य वह है जो लक्षण और उदाहरण से मुक्त है और आचार्यत्व की गुरुत्व की कामना से लिखा गया है, उसे हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं। रीति सिद्ध काव्य रीति के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करता है, किंतु लक्षण और उदाहरणों से युक्त नहीं है, भावना प्रधान स्वतंत्र है। रीतिबद्ध कवि परंपरागत संस्कृत काव्य शास्त्रावली सिद्धांत प्रतिपादन रूढ़ि को अपनाता है और लक्षण और उदाहरण शैली को ग्रहण करता है, जबकि रीति सिद्ध कवि का काव्य क्षेत्र सीमित होता है। रीति सिद्ध कवियों में कविवर बिहारी वृंद बैनी कवि राजा शंभू सिंह नेवाज आदि
क्षेत्र कुछ संक्षिप्त परिचय नीचे दिए गए हैं, जैसे कि बिहारी। तो बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, परंतु वे प्रसिद्ध केशव दास के भिन्न हैं। इसके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। इनके जीवन के संबंध में एक दोहा भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए, कीन बुंदेल बाल, तरुण नाई जावे मथुरा की ससुराल। यानी कि इनका जन्म तो ग्वालियर में हुआ था, लेकिन और इनकी ससुराल जो थी वो मथुरा में थी, और ये अपनी शादी के बाद मथुरा में ही रहने लगे थे। यानी कि विवाह उपरांत ये अपने मथुरा में ही रहने लगे। और ये जैसे इनके प्रिय कवि थे, इनका अत्यंततम ग्रंथ इनकी सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। ब्रज भाषा पर उनका अधिकार था। उन्होंने प्रेम और कला दोनों की महत्ता को सिद्ध किया है। वहीं वृंद कवि के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री रूप जी मेवाड़ में आकर बसे। इनका पूरा नाम वृंदावन था। 10 वर्ष की अवस्था में काशी विद्याध्ययन के लिए भेजे गए। विद्या अध्ययन के बाद मेड़ता में इनका बड़ा सम्मान हुआ। जोधपुर नरेश महाराज जशवंत सिंह ने इन्हें कुछ भूमि प्रदान की। मुगल दरबार में इन्हें ख्याति मिली। उड़ीसा बंगाल भी गए। बाद में किशनगढ़ महाराज की सेवा में आ गए। इनके लिखे 16 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जो नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित। ये रीति सिद्धि कवि हैं जिनके लक्ष्य ग्रंथ हैं। लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे हैं। 12 मासा भाव, पंचशिला, नयन, पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार, शिक्षा, यमक, सतसई, ये रचनाएं रीति परंपरा की परंतु रीति ग्रंथ नहीं है। वही नृपशंभु, तो नृपशंभु के संबंध में प्रचलित है कि ये सितारागढ़ वाले राज्य शंभुनाथ सिंह सोलंकी की कुछ मान्यता है कि शिवाजी के पुत्र थे शंभूराव। उनको औरंगजेब ने 8 वर्ष की अवस्था में पंच हजारी पद प्रदान किया। बाद में शिवाजी के कारावास से भागते समय अपने पिता के साथ बनारस होते हुए महाराष्ट्र लौट गए। उन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की। इनके 3 ग्रंथ हिंदी की धरोहर हैं। नायिका भेद, नखशिख, छत्रसाल शतक उत्कृष्ट काव्य रचना के रूप में छत्रसाल शतक की पर्याप्त ख्याति है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के नृपशंभु मराठी भाषा होते हुए भी देव और मतिराम के समकक्ष ठहरते हैं। वहीं नेक्स्ट रहेगा कि पृथ्वीराज रासो की काव्य कला पर प्रकाश डालें। रीति सिद्धि काव्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा उसकी विशेषताओं का परिचय देते हुए प्रमुख कवियों का सामान्य परिचय दीजिए। तो रीति सिद्ध काव्य का अर्थ, तो रीति सिद्ध काव्य उन कवियों को माना जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु लक्षण ग्रंथों की शास्त्रीय परंपरा के आधार पर काव्य रचना की है। अतः रीति से प्रभावित होकर ये भी ग्रंथ रीति ग्रंथ अथवा लक्षण ग्रंथ नहीं है, इन्हें लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। लक्ष्य ग्रंथकार रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं और इस प्रकार के काव्य को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी जाती है। रीति सिद्ध काव्य में मानव मन की उन्मुक्त भावनाओं और जीवन के विविध पक्षों को आधार बनाकर काव्य रचना की जाती है और वे काव्य की रीतियों के अनुरूप होते हैं। अतः ऐसे ग्रंथ लक्ष्य ग्रंथ कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में इन कवियों ने एक ओर तो रीतिबद्ध कवियों की उदाहरण पद्धति अपनाई, तो दूसरी ओर रीति मुक्त कवियों की सहृदय भरी भावुकता को ग्रहण किया, अर्थात दोनों के समन्वय से शुद्ध काव्य का सृजन हुआ। रीति में ये निष्पाद तो थे पर रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, क्योंकि रीति इन कवियों का ना तो साध्य थी और न साधन। इसके लिए मानव मन भावनाएं चेष्टा ही लक्ष्य थी, साथ ही काव्य तो साधन मात्र था। कवियों के ऐसी वर्ग को रीति सिद्ध कवि तथा इसके काव्य को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा दी गई है। अधिकतर मुक्तक प्रधान शैली है, इससे इसे मुक्त तथा सतसई काव्य भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसे ही रीति सिद्ध कवियों को काव्य कवि कहा है। काव्य कवि का प्रयोग उन कवियों के लिए कर रहे जो रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था बनाए रखने पर भी लक्ष्य ग्रंथों के प्रणयन में लीन हुए, वरन स्वतंत्र रूप से लक्ष्य ग्रंथों द्वारा जिन्होंने रस मर्मज्ञ कवि का अभिध्यान किया। डॉक्टर नागेंद्र रीति परंपरा को भली भांति हृदयगत करके भी इन कवियों ने उसका शास्त्रीय विवेचन नहीं किया। इसी कारण इन कवियों को रीति सिद्ध काव्य कवि मान
नाम से भी अभिहित किया जाता है। साधारणतः इन कवियों का काव्य रीति बंधनों से मुक्त, परंतु रीति और रस मर्मज्ञता के कारण रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों से अलग ये कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए तथा इसके निर्माण को रीति सिद्ध काव्य की संज्ञा के अभिहित किया है। वहीं रीति सिद्ध और रीतिबद्ध काव्य में अंतर। तो रीति सिद्ध कवि वास्तव में कवि थे, आचार्य या गुरु नहीं, ये शुद्ध काव्य का प्रणयन कर रहे थे। इसके विपरीत रीतिबद्ध काव्य में आचार्यत्व प्रतिष्ठा हेतु शास्त्रीय विवेचन की प्रधानता थी, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इस प्रकार की रचनाओं को कहने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे कवियों को वे रीतिकार या आचार्य कवि मानते थे। रीतिकार आचार्य कवि उनके मत में वे कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों का प्रणयन किया है। उनका प्रमुख उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देना या फिर किसी काव्य शास्त्रीय विषय का सावधारण प्रतिपादन करना है। उनकी दृष्टि से रीतिबद्ध वे कवि हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की है, परंतु उनका प्रत्यक्ष निरूपण इन कवियों ने नहीं किया, वरन उनके अनुसार उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। किंतु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उन्हें रीति सिद्ध कवि मानते हैं। वहीं आचार्य विश्वनाथ मिश्र का मत है कि अधिक समीचीन है कि रीतिबद्ध काव्य वह है जो लक्षण और उदाहरण से मुक्त है और आचार्यत्व की गुरुत्व की कामना से लिखा गया है, उसे हम लक्षण ग्रंथ कह सकते हैं। रीति सिद्ध काव्य रीति के सिद्धांतों का पूर्ण पालन करता है, किंतु लक्षण और उदाहरणों से युक्त नहीं है, भावना प्रधान स्वतंत्र है। रीतिबद्ध कवि परंपरागत संस्कृत काव्य शास्त्रावली सिद्धांत प्रतिपादन रूढ़ि को अपनाता है और लक्षण और उदाहरण शैली को ग्रहण करता है, जबकि रीति सिद्ध कवि का काव्य क्षेत्र सीमित होता है। रीति सिद्ध कवियों में कविवर, बिहारी, वृंद, दैनिक कवि, राजा शंभू सिंह नेवार आदि क्षेत्र कुछ संक्षिप्त परिचय नीचे दिए गए हैं, जैसे कि बिहारी। तो बिहारी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जो जन्म है वो 595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, परंतु वे प्रसिद्ध केशवदास के भिन्न हैं। इसके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। इनके जीवन के संबंध में एक दोहा भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए, कीन बुंदेल बाल, तरुण नाई जावे मथुरा की ससुराल। यानी कि इनका जन्म तो ग्वालियर में हुआ था, लेकिन और इनकी ससुराल जो थी वो मथुरा में थी और ये अपनी शादी के बाद मथुरा में ही रहने लगे थे। यानी कि विवाह उपरांत ये अपने मथुरा में ही रहने लगे और ये जैसे इनके प्रिय कवि थे। इनका अत्यंततम ग्रंथ इनकी सतसई है। यह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। ब्रज भाषा पर उनका अधिकार था। उन्होंने प्रेम और कला दोनों की महत्ता को सिद्ध किया है। वहीं वृंद कवि के पूर्वज बीकानेर के रहने वाले ब्राह्मण थे। इनके पिता श्री रूप जी मेवाड़ में आकर बसे। इनका पूरा नाम वृंदावन था। 10 वर्ष की अवस्था में काशी विद्याध्ययन के लिए भेजे गए। विद्या अध्ययन के बाद मेड़ता में इनका बड़ा सम्मान हुआ। जोधपुर नरेश महाराज जशवंत सिंह ने इन्हें कुछ भूमि प्रदान की। मुगल दरबार में इन्हें ख्याति मिली। उड़ीसा, बंगाल भी गए। बाद में किशनगढ़ महाराज की सेवा में आ गए। इनके लिखे 16 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जो नीति, भक्ति, श्रृंगार से संबंधित। ये रीति सिद्धि कवि हैं जिनके लक्ष्य ग्रंथ हैं। लक्षण ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखे हैं। 12 मासा भाव, पंचशिला, नयन, पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार, शिक्षा, यमक, सतसई ये रचनाएं रीति परंपरा की परंतु रीति ग्रंथ नहीं है। वही नृपशंभु, तो नृपशंभु के संबंध में प्रचलित है कि ये सितारागढ़ वाले राज्य शंभुनाथ सिंह सोलंकी की कुछ मान्यता है कि शिवाजी के पुत्र थे शंभूराव। उनको औरंगजेब ने 8 वर्ष की अवस्था में पंच हजारी पद प्रदान किया। बाद में शिवाजी के कारावास से भागते समय अपने पिता के साथ बनारस होते हुए महाराष्ट्र लौट गए। उन्होंने रीतिबद्ध और रीति सिद्ध दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं की। इनके 3 ग्रंथ हिंदी की धरोहर हैं। नायिका भेद, नखशिख, छत्रसाल शतक उत्कृष्ट काव्य रचना के रूप में छत्रसाल शतक की पर्याप्त ख्याति है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के नृपशंभु मराठी भाषा होते हुए भी देव और मतीराम के समकक्ष ठहरते हैं। वहीं नेक्स्ट रहेगा कि पृथ्वीराज रासो की काव्य कला पर प्रकाश डालें।